रुद्र बना पागल डॉक्टर। रुद्र हाँ में सर हिलाकर जेडी के साथ गार्डन में चला जाता है। अमेरिका का ये किस्सा एक पल के लिए याद कर रुद्र अपनी आंखें खोलता है और फिर वैद के इंचार्ज से बोलता है, मुझे तो नहीं आता लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इसमें बहुत माहिर था। अपनी बात ख़त्म करने के बाद रुद्र जल्दी से जाकर पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ लेता है और फिर अजीब तरीके से उन्हें हथेलियों के बीच लेकर उन्हें मसलने लगता है उस कमरे में। इसके बाद वह उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहां शिरीन थी। अब आगे रुद्र को देख विवान बोलने लगता है, चाचू देखो ना, इसने फिर से उल्टी की है और इसकी सांस भी चलनी बंद हो गई है। खुशबू शिरीन के पैरों में मालिश कर रही थी ताकि उसका शरीर ठंडा ना पड़ने लगे। वैद का जो इंचार्ज था वह भागते हुए जाता है और कुछ पलों में ही एक पीतल का कटोरा लेकर वहां पहुंचता है। कटोरे के अंदर हरे रंग का पानी या फिर कोई मिश्रण था। वह शिरीन के पास पहुंचने ही वाला था कि रुद्र की आवाज़ आई, नहीं कुछ मत करो। सब रुद्र को देखने लगे जो धीरे धीरे अपनी हथेली मसलते हुए शिरीन के पास ही जा रहा था। रुद्र की बात सुनकर वैद का इंचार्ज नहीं पर रुक गया और पीतल का कटोरा दिखाते हुए बोला, इसमें जो लेप है उसे पिलाने के बाद लड़की को उल्टी आने लगेगी। आशा है कि जहर भी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। रुद्र उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अब कोई फायदा नहीं है इस लेप का। इसने जो जहर खाया है वह सीबोम ट्रेम्स है जो कि एक स्लो पॉइजन है। जल्दी असर नहीं दिखाता, यह धीरे धीरे नसों में फैल जाता है और खून के धब्बे जमने लग जाते हैं। दिल धड़कना बंद कर देता है, उसके सांसें बहुत धीमी हो जाती है। देखते ही देखते मरीज मर गया है लेकिन अभी भी इसे उल्टी आ रही है, मतलब समय है हमारे पास। रुद्र उस इंचार्ज से बोला, पानी खौलाने का कोई बड़ा बर्तन है यहाँ पर? पहले तो रुद्र की बात सुनकर इंचार्ज को लगा कि यह आदमी जरूर कोई डॉक्टर है, वरना इसे कैसे पता होगा किसी जहर के बारे में। इतने अच्छे से वह सोचने लगा कि जिस वैद के पास वह काम करता है वहाँ उसे इतनी अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिलती और फिर यहाँ रखकर वह सीखेगा भी क्या। जो मरीज आते हैं उन्हें या तो नॉर्मल वायरस होता है या फिर सांप बिच्छू के काटने पर यहाँ आते हैं। अंकुर जो यहाँ इंचार्ज था रुद्र की बातें सुनकर उससे बहुत प्रभावित हो गया। वह खुद की बुदबुदाया, अच्छा मौका है अंकुर बेटा, इसकी मदद कर दे। बदले में अगर इसने अपना बटलर भी बना लिया तो मेरे जो मज़े हैं वे मज़े हो जाएंगे। तो फिर ये लड़का इसे चाचू बोल रहा है और ये इस लड़की को अपनी बेटी बता रहा था। अगर गलती से लड़की ने जान बच गई तो फिर तो इसके ऊपर मेरा एहसान हो जाएगा। अंकुर सभी पर एक नज़र डालता है और जल्दी से रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ वैद्य जी के पास बर्तनों की कमी थोड़ी ना है। आप बताइए डॉक्टर साहब क्या करना है। एक बड़े पतीले का रुद्र अंकुर की चापलूसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बस कुछ शब्दों में जवाब देता है, जाकर पानी गर्म करो उसमें। अंकुर सिर हिलाते हुए जल्दी वहाँ से चला जाता है।
वहीं रुद्र अब शिरीन के पास पहुंच गया था। विवान और खुशबू अचानक अपनी नाक पकड़ लेते हैं। रुद्र अपनी हथेली में जो मसल रहा था वहां से बहुत खराब गंध आ रही थी। उसका दिमाग सुन सा पड़ने लगा था। खुशबू नाक दबाए ही बोली, सर ये क्या है? इतनी खराब स्मेल मैंने आज तक महसूस नहीं की। तभी रुद्र के बगल में फर्श पर किसी के गिरने की आवाज़ आई। विवान अपना सिर पकड़े बेहोश हो गया था। खुशबू जल्दी से उसके पास गई और उसे बैठाने की अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगी कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रुद्र का ध्यान उन दोनों पर नहीं था। उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तभी वेदांत आते हुए बोला, सर उसने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, लेकिन उतने बड़े पतीले वह अपना शरीर पूरे नहीं कर पाया क्योंकि उसकी नज़र रुद्र के बगल में ज़मीन पर गिरे खुशबू और विवान पर पड़ी हुई थी। वह उसके पास जाने की वाला था कि रुद्र गुस्से में बोला, रुको, वहीं रुको, अपनी जगह से हिलो मत। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में बेहोशी है। अपनी बात खत्म करके रुद्र घुटनों के बल शिरीन के चेहरे के पास बैठ गया और अपने हाथ में तैयार हो चुके काले रस को शिरीन के मुंह के अंदर डालने लगा। रुद्र ने एक हाथ से शिरीन का मुंह खोला था और दूसरे हाथ में मुट्ठी में वह रस था जो वह कब से अपनी हथेलियों को मसाल बना रहा था। रस की पहली कुछ बूंदें जो शिरीन के मुंह में गई वे वैसे ही बाहर निकल आई, लेकिन बाकी बूंदें बाहर नहीं गिरी। वेदांत अपनी जगह पर जड़ की तरह खड़ा था। रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ सुनने के बाद उसने देखा कि शिरीन के गले के पास हलचल होने लगी थी, जैसे वह पानी पी रही हो। शिरीन का पूरा रस पिलाने के बाद रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वेदांत को देखते हुए बोला, कहाँ है पानी गर्म हो रहा है। वेदांत उसे रास्ता दिखाने लगा। वहां पहुंचने के बाद रुद्र ने आव देखा। वह ताव फट से शिरीन को उस खोलते पानी में फेंक दिया। वेदांत उसे रास्ता दिखाने लगा। वहां पहुंचने के बाद रुद्र ने आव देखा। ताव फट से शिरीन को उस खोलते पानी में फेंक दिया। रुद्र के इस एक्शन से वेदांत का शरीर ही अकड़ गया और वह मुंह खोले रुद्र को एकटक देखने लगा। अंकुर, वह इंचार्ज, तो यह दृश्य देखकर ही पागल होने लगा। वह जोर से चिल्लाया, अरे पागल डॉक्टर है क्या तू? तेरा इरादा इस लड़की को मारना है या बचाना? वह बोल ही रहा था कि रुद्र शिरीन को उस बड़े पतीले से बाहर निकालकर वापस से अंदर फेंक देता है। अब तो वेदांत का सब्र भी जवाब दे गया और उसके नाक से शर्म के मारे खून निकल पड़ा। सर, मैं क्या समझता था आपको? आप मेरे आइडल थे। आइडल? मैं सोचता था इस लड़की आपके जैसे बनूंगा, लेकिन लगता है वह अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। सर, कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आप सठियाने लगे हैं। वेदांत आंसू बहाते हुए खुद के बुदबुदाने लगा। वही इंचार्ज अंकुर अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। उसकी तो दिन दुनिया
ही हिल गई थी। अभी कुछ देर पहले वह अपनी मौज के सपने देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने केवल अंधेरा ही था। बाप रे, मुझे नहीं बनना है इस पागल डॉक्टर का बटलर। कल को अगर इसका दिमाग फिर गया और इसने मुझे ही खोलते तेल में तल दिया तो। अंकुर अपने लिए यही सब सोच ही रहा था कि तभी एक छपाक की आवाज़ आई। रुद्र ने फिर से सिरिन को पानी से निकालकर वापस पतीले में फेंक दिया। रुद्र 3 बार ऐसा कर चुका था। वेदांत और अंकुर हर एक छपाक के बाद सिर उठते पानी एकदम खोल रहा था। उसमें इंसान तो क्या, जानवर की भी चमड़ी उसके शरीर से अलग हो जाती। लेकिन न तो ऐसा रुद्र के हाथों के साथ हुआ और न ही सिरिन को देखकर लग रहा था। बस उसके शरीर का रंग तो पहले हल्का नीला पड़ गया था, जब अब लौट आया था। सिरिन का शरीर लाल पड़ चुका था, लेकिन वेदांत और अंकुर दोनों का सोचना यही था कि इंसान मर भी जाए तो उसका शरीर से खून गायब थोड़े ही हो जाता है, और फिर इतने खोलते पानी में मरा हुआ ही सही। अगर कोई जाएगा तो शरीर लाल पड़ना तो लाजिमी है था। रुद्र एक बार और सिरिन के साथ वैसा करता है। अब वेदांत यहाँ नहीं रुकता चाहता था। वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है और बोलता है, सर मैं जाकर उन दोनों को देखता हूँ। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, आपका ये पागलपन वाला काम मुझे और नहीं देखा जाएगा। मर चुकी है वो लड़की, मान क्यों नहीं लेते। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अंकुर भी चिल्लाते हुए बोला, लड़की उठ गई, बाहर निकालो उसे। लगता है वैद खाना बंद करना ही मानोगे। मैंने करम फूटे थे जो मैंने तुम जैसे पागल को जानवरों के डॉक्टरी को यहाँ पहना दे दी। वही सिरिन उस पतीले के अंदर लगातार खून की उल्टियाँ कर रही थी। वेदांत भी पलटकर देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर बाद रुद्र सिरिन को उस पतीले से निकालता है और वो वापस बेहोशी हो चुकी थी। रुद्र उस बटलर को खतरनाक नज़रों से देखता है और सिरिन को लेकर जाने लगता है। वही वेदांत की भी अंकुर को घूरते हुए बोला, पहले आदमी हो तो सर को इतना सुनाने के बाद भी यहाँ जिंदा खड़े हो। वेदांत अपनी बात कहकर जल्दी रुद्र के पीछे निकल जाता है। तभी उस कमरे में एक आदमी दाखिल होता है और अपने इंचार्ज को आराम से खड़ा देख बोलता है, यहाँ क्या मक्खियाँ गिन रहे हो खड़े खड़े। और वे जो अभी यहाँ से गए, कौन थे वे लोग। ये नहीं वैद था, ये वही वैद था जो यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। वह चलते हुए उस पतीले के पास आया और जैसे ही उसकी नज़र अंदर खोलते पानी में गई, उसका मुंह हैरानी से खुल गया। पानी का रंग काला पड़ चुका था। वह अपने इंचार्ज को देखते हुए बोला, ये किसने किया। शरीर से जहर निकालने का ये तरीका तो मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। वैद की बात सुनकर अंकुर उसे सारा किस्सा वह सुनाता है। अंत में वैद हाथ पर कांप उठते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह अंकुर को डांटते हुए बोला, पागल, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, चलो जल्दी, मुझे मिलना है उससे। वैद अपने इंचार्ज को जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाने की तभी अंकुर का शरीर पतीले से टकरा गया और नीचे सारा पानी फैल गया। पानी अभी उतना गर्म नहीं था, लेकिन पानी फर्श पर फैलने से तो इतनी खराब महक पूरे कमरे में फैल गई थी।
उसके कारण देखते ही देखते वैद और उसका इंचार्ज दोनों बेहोश होकर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। इसी वही इधर रुदर के सीरिन को वापस उस खाट पर लिटा दिया था। उसने उसके पास बैठकर उसके हाथों को मालिश करने लगा। वेदांत ने खुशबू और विवान को एक कोने में दीवार में सारा अच्छा सा लिटा दिया था। रुदर ने बताया था कि उन्हें घंटों बाद ही होश आएगा। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर राकेश, आदित्य और रंजीत तीनों सलाखों के अंदर थे। नवाब साहब और उनके दोनों बेटे बाहर आराम से कुर्सियों पर बैठे उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। वह एसीपी जिसने आदित्य लोगों को गिरफ्तार किया था, नवाब साहब को बगल में खड़ा उनकी चापलूसी कर रहा था। वह राकेश लोगों को देखते हुए बोला, आने में आनाकानी कर रहे थे सर। इन तीनों की अच्छी खासी सुताई की हमने सबके सामने। एसीपी की बात सुन आदित्य गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? लेकिन लोग भी तो वह अपराधी है, बल्कि सब कुछ तो यही करते थे। बस हमारे गोदाम का इस्तेमाल कर लिया तो हम दोषी हो गए। हम यहाँ अंदर इस हालत में हैं और वे लोग वहाँ बाहर उनकी हालत को हमसे ही बेहतर होनी चाहिए। आदित्य की बात सुन नवाब साहब एसीपी को घूर कर देखते हैं और एसीपी हाथ में छड़ी लिए सलाखों के पास जाकर उन पर मारते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना। राकेश और रंजीत पीछे हट जाते हैं और आदित्य को भी पीछे कर देते हैं। वही आदित्य एसीपी को घूरते हुए बोला, कितने पैसे खाए हैं तुमने? कितने में अपनी जमीर बेची है इतने सौदागरों को? फिर अचानक ही हंसते हुए बोला, गलत बोल दिया। जमीर तुम्हारे पास होगी तब तो बचोगे। आदित्य की बात सुनकर एसीपी बुरी तरह जल गया। उसने जल्दी से लॉकअप खोला और अंदर जाकर आदित्य पर डंडे बरसाने लगा। राकेश और रंजीत उसे रोकने की भरसक कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। अंदर हो रहे तमाशे को नवाब साहब और दोनों बेटे और राक्षसों की भांति जोर जोर से हंस रहे थे। नवाब साहब के हाथ ऊपर करते हुए कहा, ए एसीपी, रहने दो, मार ही डालोगे क्या? तो इनसे बहुत सारी बातें करनी है, जरा एक कुर्सी पर बांध कर लाओ इस हरामी के पिल्ले को। नवाब साहब की बात सुन राकेश और रंजीत एसीपी से बोला, बहुत गलत कर रहे हो ये सब तुम। तभी एसीपी दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद करता है और अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, एकदम चुप रहो दोनों बुड्ढो, वरना तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। वह आदित्य की तरफ इशारा करता है जो जमीन पर पेट पकड़े करवटें बदल रहा था। राकेश और रंजीत जल्दी उसके पास चले जाते हैं। वही एसीपी लॉकअप से बाहर आता है, कुछ हवलदारों को इशारा से आदेश देता है जो इंस्पेक्टर नवाब साहब को गिरफ्तार करने लाया था। वह एक कोने में सिर झुकाए खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था। उनकी शर्ट पर पैंट उतरे हुए थे जिन्हें नवाब साहब के बड़े बेटे ने ही उतारा था। उसे यह नहीं पता था कि यहाँ एसीपी अमीरों के पैसों पर पलने वाला बहुत ही कमीना और घटिया कुत्ता है। जल्दी ही आदित्य को एक कुर्सी पर बांधकर लॉकअप में बाहर नवाब साहब और उनके बेटों के सामने लाया था। आदित्य के कपड़े फट गए थे एक दो जगह से खून भी निकल रहा था। वह कुर्सी से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। वही पीछे राकेश और रंजीत दोनों चिल्ला रहे थे, ये सब गलत है, हमें हमारा
वकील से बात करने दो, ये सब कानून के खिलाफ है, हमें कंप्लेंट करेंगे। आगे जारी रहेगा।